नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11वीं की भूगोल का पाठ 3 पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की धरातल का विन्यास मुख्यतः भूगर्भ में होने वाली प्रक्रियाओं का परिणाम है। बहिर्जात व अंतर्जात प्रक्रियाएं लगातार भूदृश्य को आकार देती रहती हैं। अंतर्जात प्रक्रियाओं के प्रभाव को अनदेखा कर किसी भी क्षेत्र की भू आकृति की प्रकृति को समझना अधूरा होगा। बहिर्जात प्रक्रियाएं इसे बाहरी उत्पत्ति की प्रक्रियाओं के लिए या दूसरे शब्दों में पृथ्वी के बाहरी स्रोतों से अपनी ऊर्जा प्राप्त करने वाली प्रक्रियाओं के रूप में जाना जाता है। ये प्रक्रियाएं विभिन्न बाहरी एजेंटों की भूमिका से निकटता से जुड़ी हुई हैं। अंतर्जातीय प्रक्रियाएं ये ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो पृथ्वी की परपटी के भीतर उत्पन्न होती हैं और इसलिए उन्हें अंतर्जात कहा जाता है। ये प्रक्रियाएं ग्रह के भीतर होती हैं और पृथ्वी पर निहित बलों द्वारा नियंत्रित होती हैं और बाहरी प्रभावों से थोड़ा प्रभावित होती हैं। भूगर्भ की जानकारी। भूगर्भ की जानकारी के अंतर्गत पृथ्वी की त्रिज्या 6.370 किलोमीटर है। पृथ्वी की आंतरिक परिस्थितियों के कारण यह संभव नहीं है कि कोई पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचकर उसका निरीक्षण कर सके या वहां के पदार्थ का कुछ नमूना प्राप्त कर सके। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में हमारी अधिकतर जानकारी परोक्ष रूप से प्राप्त अनुमानों पर आधारित है, तथापि इस जानकारी का कुछ भाग प्रत्यक्ष प्रेक्षणों और पदार्थ के विश्लेषण पर भी आधारित है। प्रत्यक्ष स्रोत। पृथ्वी से सबसे आसानी से उपलब्ध ठोस पदार्थ धरातलीय चट्टानें हैं अथवा वे चट्टानें हैं जो हम खनन क्षेत्रों से प्राप्त करते हैं। दक्षिण अफ्रीका की सोने की खानें 3 से 4 किलोमीटर तक गहरी हैं। इससे अधिक गहराई में जा पाना असंभव है क्योंकि उतनी गहराई पर तापमान बहुत अधिक होता है। खनन के अतिरिक्त वैज्ञानिक विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक स्थिति को जानने के लिए परपटी में गहराई तक छानबीन कर रहे हैं। संसार भर के वैज्ञानिक 2 मुख्य परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं। ये हैं गहरे समुद्र में प्रवेधन परियोजना व समन्वित महासागरीय प्रवेधन परियोजना। आज तक का सबसे गहरा प्रवेधन आर्कटिक महासागर में कोला क्षेत्र में 12 किलोमीटर की गहराई तक किया गया है। इन परियोजनाओं तथा बहुत सी अन्य गहरी खुदाई परियोजनाओं के अंतर्गत विभिन्न गहराई से प्राप्त पदार्थों के विश्लेषण से हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित असाधारण जानकारी प्राप्त हुई है। ज्वालामुखी उद्गार प्रत्यक्ष जानकारी का एक अन्य स्रोत है। अप्रत्यक्ष स्रोत। अप्रत्यक्ष स्रोतों में सबसे पहले खनन क्रिया से हमें पता चलता है कि पृथ्वी की धरातल में गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान एवं दबाव में वृद्धि होती है। इतना ही नहीं, हमें ये भी पता चलता है कि गहराई बढ़ने के साथ साथ पदार्थ का घनत्व भी बढ़ता जाता है। पृथ्वी की आंतरिक जानकारी का दूसरा अप्रत्यक्ष स्रोत उल्काएं हैं जो कभी कभी धरती तक पहुंचती हैं। हालांकि हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि उल्काओं के विश्लेषण के लिए उपलब्ध पदार्थ पृथ्वी के आंतरिक भाग से प्राप्त नहीं होते हैं। अन्य अप्रत्यक्ष स्रोतों में गुरुत्वाकर्षण, चुंबकीय क्षेत्र व भूकंप संबंधी क्रियाएं शामिल हैं। पृथ्वी की धरातल पर भी विभिन्न अक्षांशों पर गुरुत्वाकर्षण बल एक समान नहीं होता है। ये ध्रुवों पर अधिक और भूमध्य रेखा पर कम होता है। पृथ्वी के भीतर पदार्थों का असमान वितरण भी इस भिन्नता को प्रभावित करता है। अलग अलग स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण की भिन्नता अन्य कारकों से भी प्रभावित होती है और इस भिन्नता को गुरुत्व विसंगति के नाम से जाना जाता है। चुंबकीय सर्वेक्षण भी भूपर्पटी में चुंबकीय पदार्थ के वितरण की जानकारी देते हैं। भूकंपीय गतिविधियां भी पृथ्वी की आंतरिक जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं। भूकंप। साधारण भाषा में भूकंप का अर्थ है पृथ्वी का कंपन। ये एक प्राकृतिक घटना है। ऊर्जा के निकलने के कारण तरंगें उत्पन्न होती हैं, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, जो सभी दिशाओं में फैलकर भूकंप लाती हैं। पृथ्वी में कंपन क्यों होता है? प्राय भ्रंश के किनारे किनारे ही ऊर्जा निकलती है। भूपर्पटी के शैलों में गहन दरारें ही भ्रंश होती हैं। भ्रंश के दोनों तरफ शैलें विपरीत दिशा में गति करती हैं। जहां ऊपर के शैलखंड दबाव डालते हैं, उनके आपस के घर्षण उन्हें परस्पर बांधे रहता है।
सभी टेक्टोनिक प्लेट्स में आंतरिक दबाव क्षेत्र होते हैं जो अपने पड़ोसी प्लेटों के साथ अंतरक्रिया के कारण या तलछटी लदान या उतराई के कारण उत्पन्न होते हैं। ये तनाव उपस्थित दो सतहों के किनारे विफलता का पर्याप्त कारण हो सकते हैं, अतः ये प्लेट भूकंप को जन्म देते हैं। यहाँ आप चित्र में देख सकते हैं, जब ऊर्जा निकलती है और ऊर्जा तरंगों सभी दिशाओं में गतिमान होती हैं, वो स्थान जहाँ से ऊर्जा निकलती है भूकंप का उद्गम केंद्र या भूकंप केंद्र या फोकस कहलाता है। इसे अवकेंद्र भी कहा जाता है। ऊर्जा तरंगें अलग अलग दिशाओं में चलती हुई पृथ्वी की सतह तक पहुँचती हैं। भूतल पर वो बिंदु जहां उद्गम केंद्र के समीपतम होता है अधिकेंद्र या एपिसेंटर कहलाता है। अधिकेंद्र पर ही सबसे पहले तरंगों को महसूस किया जाता है। अधिकेंद्र उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर 90 डिग्री के कोण पर होता है। भूकंपीय तरंगें। भूकंपीय तरंगों को हम का अभिलेख्य वक्र है। यह वक्र 3 अलग बनावटी वाले तरंगों को प्रदर्शित करता है। तो ये बुनियादी तौर पर भूकंपीय तरंगें जो होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं, पी तरंगें और एस तरंगें। पी तरंगें तीव्र गति से चलने वाली तरंगें हैं और धरातल पर सबसे पहले पहुंचती हैं। इन्हें प्राथमिक तरंगें भी कहते हैं। पी तरंगें ध्वनि तरंगों जैसी होती हैं। ये गैस, तरल व ठोस तीनों प्रकार के पदार्थों से गुजर सकती हैं। एस तरंगें धरातल पर कुछ समय अंतराल के बाद पहुंचती हैं। ये द्वितीयक तरंगें कहलाती हैं। इन्हें गौण तरंगें भी कहते हैं। ये तरंगों के विषय में एक महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि ये केवल ठोस पदार्थों के माध्यम से ही गुजर सकती हैं। इसी विशेषता ने वैज्ञानिकों को भूगर्भीय संरचना समझने में मदद की। परावर्तन से तरंगें प्रतिध्वनित होकर वापस लौटती हैं, जबकि आवर्तन से तरंगें कई दिशाओं में चलती हैं। भूकंप लेखी पर बने आरेख से तरंगों की दिशा भिन्नता का अनुमान लगाया जाता है। भूकंपीय तरंगों का संचरण। भिन्न भिन्न प्रकार की भूकंपीय तरंगों के संचरित होने की प्रणाली भिन्न भिन्न होती है। जैसे ही ये संचरित होती हैं तो शैलों में कंपन पैदा होती है। पी तरंगों से कंपन की दिशा तरंगों की दिशा के समानांतर ही होती है। ये संचरण गति की दिशा में ही पदार्थ पर दबाव डालती हैं। इसके फलस्वरूप पदार्थ की घनत्व में भिन्नता आती है और शैलों में संकुचन व फैलाव की प्रक्रिया पैदा होती है। एस तरंगें। ये तरंगें ऊर्ध्वाधर तल में तरंगों की दिशा के समकोण पर कंपन पैदा करती हैं, अतः ये जिस पदार्थ से गुजरती हैं उसमें उभार व गर्त बनाती हैं। धरातलीय तरंगें सबसे अधिक विनाशकारी समझी जाती हैं। छाया क्षेत्र का उद्भव। भूकंप लेखी यंत्र या सिस्मोग्राफ पर दूरस्थ स्थानों से आने वाली भूकंप तरंगें अभिलेखित होती हैं। यद्यपि कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां पर कोई भी भूकंपीय तरंग नहीं होती। ऐसे क्षेत्र को भूकंपीय छाया क्षेत्र कहा जाता है। विभिन्न भूकंपीय घटनाओं के अध्ययन से पता चलता है कि एक भूकंप का छाया क्षेत्र दूसरे भूकंप के छाया क्षेत्र से सर्वथा भिन्न होता है। आप चित्र में देख सकते हैं, पी और एस तरंगों का छाया क्षेत्र इसमें दिखाया गया है। ये देखा जाता है कि भूकंप लेखी भूकंप अधिकेंद्र से 105 डिग्री के भीतर किसी भी दूरी पर पी और एस दोनों ही तरंगों का अभिलेखन करते हैं। भूकंप लेखी अधिकेंद्र से 145 डिग्री से परे केवल पी तरंगों के पहुंचने को ही दर्ज करते हैं और एस तरंगों को अभिलेखित ही नहीं करते। अतः वैज्ञानिकों का मानना है कि भूकंप अधिकेंद्र से 105 डिग्री और 145 डिग्री के बीच का क्षेत्र दोनों प्रकार की तरंगों के लिए छाया क्षेत्र है। 105 डिग्री के परे पूरे क्षेत्र में एस तरंगें नहीं पहुंचती। एस तरंगों का छाया क्षेत्र पी तरंगों के छाया क्षेत्र से अधिक विस्तृत है। भूकंप अधिकेंद्र के 105 डिग्री से 145 डिग्री तक पी तरंगों का छाया क्षेत्र एक पट्टी के रूप में पृथ्वी के चारों तरफ प्रतीत होता है। एस तरंगों का छाया क्षेत्र न केवल विस्तार में बड़ा है वरन यह पृथ्वी के 40% भाग से भी अधिक है। अगर आपको भूकंप अधिकेंद्र का पता हो तो आप किसी भी भूकंप का छाया क्षेत्र रेखांकित कर सकते हैं। भूकंप के प्रकार।
सामान्यतः विवर्तनिक भूकंप ही अधिक आते हैं। ये भूकंप भ्रंशतल के किनारे चट्टानों के सरक जाने के कारण उत्पन्न होते हैं। दूसरा, एक विशिष्ट वर्ग के विवर्तनिक भूकंप को ही ज्वालामुखी जन्य भूकंप का समझा जाता है। ये भूकंप अधिकांशतः सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्रों तक ही सीमित होते हैं। नियत भूकंप, खनन क्षेत्रों में कभी कभी अत्यधिक खनन कार्य से भूमिगत खानों की छत ढह जाती है, जिससे हल्के झटके महसूस किए जाते हैं। इन्हें नियत भूकंप कहा जाता है। विस्फोट भूकंप, कभी कभी परमाणु व रासायनिक विस्फोट से भी भूमि में कंपन होती हैं। इस तरह के झटकों को विस्फोट भूकंप कहते हैं। बांध जनित भूकंप, जो भूकंप बड़े बांध वाले क्षेत्रों में आते हैं उन्हें बांध जनित भूकंप कहा जाता है। भूकंप की माप, भूकंपीय घटनाओं का मापन भूकंपीय तीव्रता के आधार पर अथवा आघात की तीव्रता के आधार पर किया जाता है। भूकंप का रिकॉर्ड एक सिस्मोमीटर के साथ रखा जाता है, जो सिस्मोग्राफ भी कहलाता है। भूकंपीय तीव्रता की मापनी रिक्टर स्केल के नाम से जानी जाती है। भूकंपीय तीव्रता भूकंप के दौरान ऊर्जा मुक्त होने से संबंधित है। इस मापनी के अनुसार भूकंप की तीव्रता 0 से 10 तक होती है। आघात की तीव्रता गहनता को इटली के भूकंप वैज्ञानिक मर्केली के नाम पर जाना जाता है। ये झटकों से हुई प्रत्यक्ष हानि द्वारा निर्धारित की जाती है। इसकी गहनता का 1 से 12 तक होती है। इसे मर्केली स्केल भी कहा जाता है। भूकंप के प्रभाव, भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है। भूकंपीय आपदा से होने वाले प्रकोप हैं भूमि का हिलना, धरातलीय विसंगति, भूस्खलन या पंखस्खलन, मृदा द्रवण, धरातल का एक तरफ झुकना, हिमस्खलन, धरातलीय विस्थापन, बांध व तटबंध के टूटने से बाढ़ का आना, आग लगना, इमारतों का टूटना व ढांचों का ध्वस्त होना, वस्तुओं का गिरना और सुनामी। पृथ्वी की संरचना, पृथ्वी की संरचना, पृथ्वी की संरचना भूपर्पटी, मेंटल और क्रोड। भूपर्पटी पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है, जिसकी औसत गहराई 24 किलोमीटर तक है और यह गहराई 5 किलोमीटर से 70 किलोमीटर के बीच बदलती रहती है। समुद्रों के नीचे ये कम मोटी समुद्री बेसाल्टिक भूपर्पटी के रूप में है, तो महाद्वीपों के नीचे इसका विस्तार अधिक गहराई तक पाया जाता है। सर्वाधिक गहराई पर्वतों के नीचे पाई जाती है। पर्पटी की रचना में सर्वाधिक मात्रा ऑक्सीजन की है। एडवर्ड स्वेस ने इसे सियाल नाम दिया था, क्योंकि यह सिलिका और एल्यूमिनियम की बनी है। कुर्नाट असातत्य के नीचे सीमा यानी सिलिका मैग्नीशियम की परत शुरू हो जाती है। भूपर्पटी और मेंटल के बीच की सीमा मोहोसोविकिक असातत्य द्वारा बनती है, जिसे मोहो भी कहा जाता है। भूगर्भ में पर्पटी के नीचे का भाग मेंटल कहलाता है। यह मोहो असातत्य से आरंभ होकर 2,900 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है। मेंटल का ऊपरी भाग दुर्बलता मंडल यानी एस्थेनोस्फेयर कहा जाता है। एस्थेनो शब्द का अर्थ दुर्बलता से है। इसका विस्तार 400 किलोमीटर तक आंका गया है। ज्वालामुखी उद्गार के दौरान जो लावा धरातल पर पहुंचता है, उसका मुख्य स्रोत यही है। इसका घनत्व भूपर्पटी की चट्टानों से अधिक है। भूपर्पटी एवं मेंटल का ऊपरी भाग मिलकर स्थल मंडल या लिथोस्फेयर कहलाते हैं। मेंटल को 2 भागों में बांटा जाता है, ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल, और इनके बीच की सीमा 710 किलोमीटर पर रैपिटी असातत्य के नाम से जानी जाती है। क्रोड, सीमा परत के नीचे पृथ्वी की तीसरा तथा अंतिम परत पाई जाती है, जिसे क्रोड कहते हैं। इसमें निकल तथा लोहा की प्रधानता होती है, इसलिए इस परत का नाम निफे है। ये 2890 किलोमीटर गहराई से पृथ्वी के केंद्र तक है। इसका घनत्व 11 से 12 तक है, 11 से 12 किलोमीटर तक है और औसत घनत्व 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। क्रोड का भार पृथ्वी के भार का लगभग 1/3 है। यह पृथ्वी को लगभग 16% भाग घेरे हुए है।
इसको दो भागों में बांटा गया है, बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड। बाह्य क्रोड तरल अवस्था में पाया जाता है क्योंकि यह द्वितीयक भूकंपीय तरंगों को सोख लेता है। आंतरिक क्रोड ठोस अवस्था में माना जाता है। इन दोनों के बीच की सीमा को वुलिन लेहमैन असातत्य कहा जाता है। ज्वालामुखी। ज्वालामुखी पृथ्वी की सतह पर उपस्थित ऐसी दरार या मुख होता है जिससे पृथ्वी के भीतर का गर्म लावा, गैस, राख आदि बाहर आते हैं। वस्तुतः यह पृथ्वी की ऊपरी परत में एक विभंग होता है जिसके द्वारा अंदर के पदार्थ बाहर निकलते हैं। ज्वालामुखी के प्रकार। उद्गार की प्रवृत्ति और धरातलीय आकृति के आधार पर ज्वालामुखी को 5 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहले शील्ड ज्वालामुखी। बेसाल्ट प्रवाह को छोड़कर पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी ज्वालामुखियों में शील्ड ज्वालामुखी सबसे विशाल है। इन ज्वालामुखियों का निर्माण आमतौर पर लगभग पूरी तरह से तरल लावा प्रवाह के द्वारा होता है। एक ढाल के समान इनका आकार बड़ा और पार्श्व ऊंचाई कम होती है। इन ज्वालामुखियों के द्वारा उत्कारित अत्यधिक तरल लावा, जो कि अन्य अधिक विस्फोटक ज्वालामुखियों से निकले लावे की तुलना में अधिक दूर तक बहता है और लावे की एक व्यापक चादर का निर्माण कर किसी ढाल ज्वालामुखी को इसका विशिष्ट रूप प्रदान करता है। दूसरा, मिश्रित ज्वालामुखी। इन ज्वालामुखियों से बेसाल्ट की अपेक्षा अधिक ठंडे व श्यान, गाढ़ा या चिपचिपा लावा उद्गार होते हैं। मिश्रित ज्वालामुखी एक लंबा शंक्वाकार ज्वालामुखी होता है जिसका निर्माण जमकर ठोस हुए लावा, टेफ्रा, कुस्तरन और ज्वालामुखी राख की कई परतों द्वारा होता है। मिश्रित ज्वालामुखी को ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी रचना ज्वालामुखी उद्गार के समय निकले मिश्रित पदार्थों के विभिन्न स्तरों पर घनीभूत होने के फलस्वरूप होती है। ज्वालामुखी कुंड। किसी ज्वालामुखी के विस्फोट के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आई एक कुंड या पात्र सदृश रचना भूवैज्ञानिक भाषा में ज्वालामुख कुंड कहलाती है। अंग्रेजी और अन्य यूरोपीय भाषाओं में इसे काल्डेरा कहते हैं, जो एक स्पेनिश शब्द है, पर इसका मूल लैटिन भाषा के कैल्डेरिया में निहित है, जिसका अर्थ है खाना पकाने का बर्तन। बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र। ये ज्वालामुखी अत्यधिक तरल लावा उगलते हैं जिसका विस्तार दूर तक होता है। इनमें लावा प्रवाह क्रमानुसार होता है और कुछ प्रवाह 50 मीटर से भी अधिक मोटे होते हैं। कई बार अकेला प्रवाह सैकड़ों किलोमीटर दूर तक फैल जाता है। भारत का दक्कन ट्रैप, जिन पर वर्तमान महाराष्ट्र पठार का ज़्यादातर भाग पाया जाता है, वृहद बेसाल्ट लावा प्रवाह क्षेत्र कहलाता है। महासागरीय कटक ज्वालामुखी। मिड ओशन कर्टिन वॉल्केनो। इन ज्वालामुखियों का उद्गार महासागरों में होता है। मध्य महासागरीय कटक एक श्रृंखला है जो 70,000 किलोमीटर से अधिक लंबी है और जो सभी महासागरीय बेसिनों में फैली है। इस कटक के मध्यवर्ती भाग में लगातार उद्गार होता रहता है। ज्वालामुखी स्थलाकृतियाँ। ज्वालामुखी उद्गार से जो लावा निकलता है उसके ठंडा होने से आग्नेय शैलें बनती हैं। लावा का यह जमाव या तो धरातल पर पहुंचकर होता है या धरातल तक पहुंचने से पहले ही भूपटल के नीचे शैल परतों में ही हो जाता है। ये अंदर ही अंदर ज़्यादातर होता है, इसलिए अंतर्वेदी आकृतियाँ कहलाते हैं। लावा के ठंडा होने के स्थान पर के आधार पर आग्नेय शैलों का वर्गीकरण किया जाता है। ज्वालामुखी शैलें और पातालीय शैलें। ज्वालामुखी शैलें जब लावा धरातल पर पहुंचकर ठंडा होता है और पातालीय शैलें जब लावा धरातल के नीचे ही ठंडा होकर जम जाता है। इस प्रक्रिया से जो भी ज्वालामुखी आकृतियां बनती हैं वो हैं बैथोलिथ, लैकोलिथ, लैपोलिथ, फैकोलिथ, सिल और डाइक। यहाँ इस चित्र में आप देख सकते हैं ज्वालामुखी के लावा के उद्गार से जो भी आकृतियाँ बन रही हैं। सबसे पहले हम बताएंगे बैथोलिथ। यदि मैग्मा का बड़ा पिंड
भूपर्पटी में अधिक गहराई पर ठंडा हो जाए तो ये गुंबद के आकार में विकसित हो जाता है। आप देख रहे हैं सबसे नीचे धरातलीय हिस्से पर आपको बैथोलिथ दिखाई दे रहा है। अनाच्छादन प्रक्रियाओं के द्वारा ऊपरी पदार्थ के हट जाने पर ही ये धरातल पर प्रकट होते हैं। ये विशाल क्षेत्र में फैले होते हैं और कभी कभी इनकी गहराई भी कई किलोमीटर तक होती है। ये ग्रेनाइट के बने पिंड हैं। इन्हें बैथोलिथ कहा जाता है जो मैग्मा भंडारों के जमे हुए भाग हैं। लैकोलिथ, ये गुंबदनुमा विशाल अंतर्वेधी चट्टानें हैं जिनका तल समतल व एक पाइप रूपी वाहक नली से नीचे से जुड़ा होता है। इनकी आकृति धरातल पर पाए जाने वाले मिश्रित ज्वालामुखी के गुंबद से मिलती है। अंतर केवल ये होता है कि लैकोलिथ गहराई में पाया जाता है। कर्नाटक के पठार में ग्रेनाइट चट्टानों की बनी ऐसी ही गुंबदनुमा पहाड़ियां हैं। इनमें से अधिकतर अब अपपत्रित एक्सप्लॉइटेड हो चुकी हैं व धरातल पर देखी जा सकती हैं। ये लैकोलिथ व बैथोलिथ के अच्छे उदाहरण हैं। लैपोलिथ, फैकोलिथ और सेल, ऊपर उठते लावे का कुछ भाग क्षैतिज दिशा में पाए जाने वाले कमज़ोर धरातल में चला जाता है। यहाँ ये अलग अलग आकृतियों में जम जाता है। यदि यह तश्तरी या सॉसर के आकार में जम जाए तो ये लैपोलिथ कहलाता है। कई बार अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों की मोड़दार अवस्था में अपनति के ऊपर व अभिनति के तल में लावा का जमाव हो जाता है। ये परतनुमा लहरदार चट्टानें एक निश्चित वाहक नली से मैग्मा भंडारों से जुड़ी होती हैं जो बैथोलिथ में विकसित होते हैं। ये ही फैकोलिथ कहलाते हैं। अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों का क्षैतिज तल में एक चादर के रूप में ठंडा होना सिल या शीच कहलाता है। जमाव की मोटाई के आधार पर इन्हें विभाजित किया जाता है। कम मोटाई वाले जमाव को शीट व घने मोटाई वाले जमाव को सिल कहा जाता है। डाइक, जब लावा का प्रवाह दरारों में धरातल के लगभग समकोण होता है और अगर ये इसी अवस्था में ठंडा हो जाए तो एक दीवार की भांति संरचना बनाता है। यही संरचना डाइक कहलाती है। पश्चिम महाराष्ट्र क्षेत्र की अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों में यह आकृति बहुतायत में पाई जाती है। ज्वालामुखी उद्गार से बने दक्कन ट्रैप के विकास में डाइक उद्गार की वाहक समझी जाती है। धन्यवाद। आशा है कि आपको ये पाठ समझ आया होगा।